एवरी स्टूडेंट। आज हम कल से आगे यानी कि लास्ट से आगे शुरुआत करने वाले हैं। कल हमने आपको जो यहाँ पे बताया था वो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, कि किस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्यों को एक इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में बदलते हैं, वो हमने आपको बताया था। अब वहीं से आगे हम आज शुरू करेंगे नेक्स्ट अपना चैप्टर उसी में। तो आज हम उसी का नंबर तीसरा पॉइंट लेते हैं, थर्ड, और तीसरा पॉइंट आएगा अपना इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा थर्ड जो आता है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत वो आता है तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये अपना थर्ड तीसरा आता है आज इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। आप देखिए कि ये हमारे जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, ये आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं, किस तरह से हम जो आरएस वाला वाक्य होता है उस आरएस वाले वाक्य को पहचानते हैं कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें होता क्या है, देखो कि जो आरएस वाला वाक्य होगा वो आरएस वाला वाक्य हमारा किसी एक शब्द से आरंभ नहीं होता है। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनसे आरएस वाला वाक्य शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे हमारे कई शब्द होते हैं हमारे पास जिनसे आरएस वाला वाक्य शुरू होता है। अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हम ये पहचानेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आरएस वाला वाक्य हमारा आज्ञा सूचक है, इंपरेटिव है। तो देखिए सबसे पहले अब इंपरेटिव होता है क्या है, आज्ञा सूचक होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। देखिए अब इस आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं उनकी हम किस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, देख सकते हैं, होती है वो। देखिए यदि आरएस वाले वाक्य में आरएस वाले वाक्य में आज्ञा या आदेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, आज्ञा या आदेश, ऑर्डर, सलाह यानी कि जिसको बोलते हैं हम एडवाइस, ध्यान रखना है, सलाह को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस, मनाही जिसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड, या प्रार्थना या निवेदन जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना या निवेदन, रिक्वेस्ट आदि शब्दों का भाव प्रकट किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन होती है कि जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं वो आज्ञा सूचक वाक्य कैसे होते हैं। तो हम इसकी इस तरह से डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि यदि आरएस वाले वाक्य में आज्ञा या आदेश, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, सलाह, एडवाइस दी यानी कि सलाह दी गई हो, एडवाइस दी गई हो, या आदेश दिया गया हो, या किसी भी चीज के बारे में मनाही की गई हो, या फिर प्रार्थना या निवेदन का भाव प्रकट किया गया हो, तो हम ऐसे वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन होती है। इस तरह से हमारे जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं वो होते हैं। अब अगली जो चीज आएगी इसमें वो क्या आएगी कि हम किस तरह से जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, उनको पहचानते हैं कि भाई ये हमारा आरएस वाला वाक्य इंपरेटिव है, आज्ञा सूचक है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम
आइडेंटिफाई, जिसको हम हिंदी में पहचान भी कह सकते हैं, आप पहचान भी देख सकते हैं इसको, या आइडेंटिफाई कुछ भी कह लो। तो अब इनको हम पहचानेंगे, लिखेंगे किस तरह से हमारा आरएस वाला वाक्य इंपरेटिव होता है। देखो कैसे होते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्यों में आरएस वाला वाक्य, आज्ञासूचक वाक्यों में आरएस वाला वाक्य निम्न 4 प्रकार से आरंभ होता है। अब देखिए कि जो आरएस वाला वाक्य होता है, हमारे आज्ञासूचक वाक्यों में जो आरएस वाला वाक्य होता है, वो आरएस वाला वाक्य 4 प्रकार से आरंभ होता है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं जिनसे हमारा आरएस वाला वाक्य शुरू होता है? देखिए पहला आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य। तो हमारा जो पहला प्रकार होता है, यानी कि आरएस वाला जो वाक्य आज्ञा सूचक में, वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आरंभ हो सकता है। दूसरा आएगा इसमें डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्य। थर्ड तीसरा आता है प्लीज या काइंडली से आरंभ होने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली से आरंभ होने वाले वाक्य। और चौथा आएगा इसमें लेट या लेट अस से आरंभ होने वाले वाक्य। इस तरह से हमारा जो आरएस वाला वाक्य होता है, वो आरएस वाला वाक्य इन 4 प्रकार से आरंभ होता है। ध्यान रखना, यदि इन 4 में से किसी भी शब्द से आरएस वाला वाक्य शुरू होता है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो आरएस वाला वाक्य है वो इंपरेटिव है। पहला आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य, इससे भी शुरू हो सकता है। आपका वाक्य डू नॉट से भी शुरू हो सकता है। प्लीज या काइंडली से भी आपका आरएस वाला वाक्य शुरू हो सकता है। और लेट या लेट अस से भी शुरू हो सकता है। तो इनमें से हमारा जो आरएस वाला वाक्य होता है, वो किसी भी शब्द से आरंभ होता है। अब नेक्स्ट जब हम इसमें करेंगे, तो क्या याद रखना है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको सबको बता देता हूं कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं। अब इन 4 पॉइंटों में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम एक साथ करने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो थर्ड पॉइंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, डू नॉट वाले और प्लीज और काइंडली वाले, इनको हम एक साथ बनाएंगे। इनके जो भी हमें नियम लिखने हैं वो एक साथ लिखेंगे। और जो लेट और जो लेटस वाला है, इस अंतिम जो चौथा है, इसको हम बिल्कुल इन तीनों से अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं लेट और लेटस वाले, ये दोनों ही अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, पहले तो हम तीनों को एक साथ बनाएंगे और इस चौथा जो पॉइंट है इसको बिल्कुल इन तीनों से अलग बनाने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये आज्ञा सूचक वाक्य होता है आरएस वाला। पहले इसको नोट करेंगे। आप देखो, तो ये हमारी पहचान हो गई कि किस तरह से हम आरएस वाले वाक्य को पहचानते हैं कि आरएस वाला वाक्य हमारा इंपरेटिव है। अब इनको हम चेंज किस तरह से करेंगे? जो हमारी ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक, इन आज्ञा सूचक वाक्यों को हमें चेंज किस तरह से करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आएगा, नंबर 1 हमारा
वो आएगा आरबी में परिवर्तन, कि किस तरह से आरबी में जो सेड या सेड टू होता है उस सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा फर्स्ट आपका आरबी में परिवर्तन। पहला नंबर 1 लिखेंगे। तो पहला हमने लिखा नंबर 1, वो है हमारा आरबी में परिवर्तन। आप देखो कि किस तरह से हमारे आरबी वाले वाक्य में जो सेड या सेड टू होता है उस सेड या सेड टू को हम बदलते हैं। देखो, यदि आरएस वाला वाक्य आज्ञा सूचक है, आज्ञा सूचक है, तो आरबी में आए सेड या सेड टू, सेड भी हो सकता है सेड टू भी हो सकता है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड मिलेगा, और ऑब्जेक्ट है तो सेड के बाद टू मिलेगा। सेड या सेड टू को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए किस तरह से हम जो आरबी वाले वाक्य में सेड या सेड टू होता है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि एक शब्द तो होता नहीं है कि भाई एक शब्द में हमने उस आरबी में आए सेड या सेड टू को चेंज कर दिया। यहाँ पे कई शब्द होते हैं जिनके अर्थ के अनुसार जो आरएस वाले वाक्य का जैसा अर्थ निकलेगा उसी अर्थ के अनुसार हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। देखो, तो पहला पॉइंट आएगा इसमें नंबर 1, यदि आरएस वाले वाक्य में, यदि आरएस वाले वाक्य में आदेश यानी कि ऑर्डर देने का भाव प्रकट किया गया हो, तो ध्यान रखना है, यदि हमारे आदेश वाले वाक्य में हमें ये लगता है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है तो आरबी में आए सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। तो ये हमारा शब्द है, जब हमें ये लगता है कि हमारे आरएस वाले वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, तो जब आदेश देने का भाव दिखाई देता है, प्रकट होता है, तो हमें फिर क्या करना है कि जो सेड या सेड टू है उस आरबी वाले वाक्य में उस सेड या सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्या आता है इसमें, यदि आरएस वाले वाक्य में सलाह देने का भाव प्रकट किया गया हो, तो आरबी में आए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तो अगला हमारा आता है, ध्यान रखना है कि यदि आरएस वाले वाक्य में सलाह देने का भाव प्रकट किया गया हो तो फिर हमें क्या करना है कि उस आरबी वाले वाक्य में जो सेड या सेड टू होता है उस सेड या सेड टू को हमें एडवाइज में बदलना है। ध्यान रखना, कब बदलना है, जब हमें ये लगता है कि उसमें सलाह दी जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा। थर्ड तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, देखो, यदि आरएस वाला वाक्य डू नॉट
तो ये शब्द है हमारे पास डू नॉट। तो यदि आर एस वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है, डू नॉट से आरंभ होता है, तो आरबी में आए सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है इसमें, ये ध्यान रखना, इसको आप स्पष्ट पहचान सकते हैं कि यदि हमारा जो आरएस वाला वाक्य है वो डू नॉट से आरंभ होता है, तो ध्यान रखना यदि हमारा वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है तो फिर हमें जो सैड या सैड टू होता है उस सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्या कि यदि आरएस वाले वाक्य में प्रार्थना या निवेदन देने का भाव प्रकट किया गया हो या वह वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ होता है तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चौथा पॉइंट है, ध्यान रखना है, या तो उसमें प्रार्थना या निवेदन का भाव प्रकट किया गया हो या फिर उसमें या वह जो वाक्य आरएस वाला वह वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ होता है, तो दोनों ही स्थिति में हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से फिर आपको जो आरई वाले वाक्य में सैड या सैड टू होता है उस सैड या सैड टू को हमें चेंज करना है, ध्यान रखना। जब आदेश दिया गया हो तो उसको ऑर्डर में चेंज कर दो। जब आरएस वाले वाक्य में एडवाइज यानी कि सलाह दी गई हो तो फिर उसको आप एडवाइज में बदल दो, या फिर आपका वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है तो फिर उसको फॉरवर्ड में चेंज कर दो, या आपका वह वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ होता है या उस वाक्य में प्रार्थना या निवेदन का भाव प्रकट किया गया है तो फिर आपको सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। इन दोनों पॉइंटों को तो हम आराम से पहचान सकते हैं, लेकिन यदि इनका अर्थ निकालने में हम असमर्थ होते हैं, कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, पांचवें पॉइंट में उसको लिखेंगे, यदि आरएस वाले वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो यदि आरएस वाले वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा हो तो आरबी में आए सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। ये ध्यान रखना है, जब हमें लगता है कि हम आर्य वाले वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं कि उसमें आदेश दिया गया है या उसमें सलाह दी गई है, भाई इन दोनों को तो हम आराम से पहचान सकते हैं, तीसरा और चौथा पॉइंट वाले को तो, लेकिन
जब हमें ये पता नहीं चल पाता है कि उसमें आदेश दिया गया है या उसमें सलाह दी गई है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर उस सेड या सेड टू को हमें किस में चेंज करना है, आस्क में बदलना है। ध्यान रखना, कब, जब हम उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे। यदि हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई उसमें आदेश दिया गया है तो फिर उसी में चेंज करो। ये आपको कब लिखना है, जब आपके अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से हम जो आरवी में जो सेड या सेड टू होता है उसको चेंज करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि जो आरवी में सेड या सेड टू होता है उसको इस प्रकार से इन शब्दों में आपको चेंज करना है, अर्थ के आधार से बदलना है। तो ये हमारा आरवी में परिवर्तन है। अगला पॉइंट आता है आपका आरवी में आरएस को जोड़ना, उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। इसलिए आज के लिए थैंक यू।